आज का टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन। तो अब तक के टॉपिक में हमने कवर किया है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, और अब डाइजेशन के बाद आपके लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है रेस्पिरेशन, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम डाइजेशन में हमने देखा था कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो सभी सेल के पास ब्लड के थ्रू क्या करता है, ट्रेवल करता है। एब्जॉर्ब फूड जो है ब्लड के सहारे बॉडी के हर एक सेल के पास जाता है। तो वो जाता है जब, तो फिर उस फूड के कंपोनेंट्स का होता क्या है, जो फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका होता क्या है। तो फिर आपको पता है कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एनर्जी बनता कहाँ है? एनर्जी आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, आज हमको ये पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि प्रोसेस इसका ये अपना जो मेन प्रोसेस है कहाँ करती है, उसका मेन साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस, या फिर द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेस्पिरेशन प्रोसेस इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, द रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए, रेस्पिरेशन ओवरऑल रिजल्ट देता है किसका, CO2 गैस का प्लस एनर्जी का। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन में क्या होगा कि फूड के साथ होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, फूड के साथ, यहाँ फूड कहने का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब फूड कंपोनेंट, जो कि क्या हुआ था, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब्ड होके सेल्स के पास पहुंचा था थ्रू ब्लड स्ट्रीम, या फिर ब्लड के हेल्प से सेल के पास पहुंचा था। ठीक है, तो ये फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन होगा कहाँ, ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया अलग से तो बॉडी में है नहीं, बॉडी के हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि ये लास्ट में जब यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो लास्ट में क्या रिलीज होगा, CO2 और एनर्जी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे। ठीक, तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करेंगे ब्रीदिंग को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन में इंक्लूड करेंगे ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग क्या होता है, सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, ब्रीदिंग क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, ये ब्रीदिंग है कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 गैस को बॉडी से बाहर रिलीज करना। ठीक है, तो नॉर्मल जो एडल्ट होते हैं, मतलब एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट में ब्रीदिंग रेट जो है 12 से 14 बार पर मिनट होती है। ठीक है, पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में वो 12 से 14 बार ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन वही अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो इनकी ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ के 18 से 22 बार हो जाती है पर मिनट। ठीक है, 18 से 22 बार हो जाती है पर मिनट। तो इसमें क्या होगा कि इस ब्रीदिंग रेट में ऑक्सीजन का अंदर आना और बॉडी से CO2 का बाहर जाना, ये दोनों इवॉल्व होगा। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन में होगा आपका, रेस्पिरेशन में क्या इंक्लूड होता है, रेस्पिरेशन में आपका इंक्लूड होता है
ऑक्सीजन का अंदर आना, फिर उस इनहेल्ड ऑक्सीजन का प्रोसेसिंग होना। प्रोसेसिंग मतलब क्या, एनर्जी बनाना, फिर एनर्जी बनने के बाद CO2 गैस का बाहर निकलना। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग का जो प्रोसेस था उसमें क्या था, ऑक्सीजन का अंदर आना, ठीक, फिर CO2 का बाहर जाना, यही था। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए अब इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, हमने ऑक्सीजन क्या किया, इनहेल किया, बॉडी में लिया, ठीक। अब ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे आपको फूड पता है किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, फिर इसके बाद रिलीज होगा आपका क्या, CO2। तो यहाँ देखिए ये CO2 रिलीज हुआ किस प्रोसेस की वजह से, इस प्रोसेस रेस्पिरेशन के वजह से, जो कि ऑक्सीडेशन यहाँ रिएक्शन हुआ उसके वजह से, ठीक है। प्लस इस CO2 के साथ साथ रिलीज होगा क्या, एनर्जी। क्या होगा रिलीज, एनर्जी। और यही एनर्जी तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज हुआ, एनर्जी भी रिलीज हुआ। तो इसी वजह से एनर्जी का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसके साथ ये देखिए कि अब यहाँ पे जो एनर्जी है ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। अभी स्टोर किस फॉर्म में होंगे, बॉडी में स्टोर भी तो होना चाहिए। तो ये एनर्जी आपका स्टोर होती है, स्टोर इन फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म आप सबको पता ही चल गया होगा क्या होता है, ATP फोटोसिंथेसिस में भी हमने पढ़ा था। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, अब ये बना कैसे, ATP का ATP बना कैसे, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं और कहाँ कहाँ रेस्पिरेशन का साइट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अभी रेस्पिरेशन के ही बारे में हो रहा है, हम ना ही किसी ऑर्गन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही किसी ऑर्गन के रेस्पिरेटरी डायग्राम बनाकर उसके बारे में डिटेल बात करें, ठीक है। हम लोग बस आज बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। डिटेलिंग आज होगी बस रेस्पिरेशन की। तो जिस पे हमने अभी तक यही देखा कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये ATP बन कैसे रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन की वजह से रिलीज क्या हो रहा है, एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है सेल के बाहर जाएगी, सेल के बाहर जब जाएगी तो यहाँ देखिए, यहाँ एनर्जी सेल के बाहर है और ये ब्लड, जैसे ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ये वेंस है और यहाँ पे ये इसमें पूरा क्या भरा है, ब्लड, ठीक। तो ब्लड में आपका ADP है, ठीक है, ADP है, प्लस ब्लड स्ट्रीम में ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो अब ADP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे कि एनर्जी बाहर आएगा तो ये क्या करेगा, स्टेबल नहीं है ना, तो उस एनर्जी को स्टोर करके रखना है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, इसके इन दोनों को स्टिमुलेट करके रिएक्ट, इन दोनों को क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा। तो ये ADP कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ATP में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, ठीक है। और जब ये ATP स्टोर हो जाएगा, जब ये ATP स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जब ये ATP स्टेबल हो जाएगा तो हम लोग इसी को बोलेंगे करेंसी ऑफ
एनर्जी। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कि यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, फिर रिलीज हुआ एनर्जी। अब ये एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होगी, एनर्जी स्टोर होगी एटीपी के फॉर्म में। तो ये एटीपी बना कैसे, एटीपी ऐसे बना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ब्लड स्ट्रीम में आपका एडीपी प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिएक्शन करके इनके साथ, इनको क्या करेगा, आपस में एनर्जी देके रिएक्ट करा देगा और फिर ये रिएक्ट करके बन जाएंगे क्या, एटीपी। तो अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी जो है ये अब कंजर्व हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एटीपी में, ठीक है। अलग से कुछ नहीं हुआ है, अलग से कुछ नहीं हुआ, बस क्या हुआ, एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गया किस में, एटीपी में। अब ये बॉडी में जैसे हम लोग को कोई भी वर्क करने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एटीपी फिर से क्या करेगा, ब्रेक होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और इसी ब्रेकडाउन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज़ होगी, जो एनर्जी रिलीज़ होगी, यही रिलीज्ड एनर्जी हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी कंज्यूम करेंगे। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुआ है कि एनर्जी पहले क्या हुई, एटीपी में चेंज हुई, फिर जब इसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो ये क्या करेगा कि एडीपी और आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, रिलीज़ होगा क्या, एटीपी, वो एनर्जी रिलीज़ होगी, एटीपी ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर लास्ट में एडीपी और आईपी के फॉर्म में ब्रेक होगा और रिलीज़ करेगा एनर्जी। और यही एनर्जी हम लोग की बॉडी क्या करेगी, कंज्यूम करेगी और अपना वर्क क्या करेगी, फर्दर वर्क करेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं रेस्पिरेशन का टाइप। रेस्पिरेशन का टाइप, रेस्पिरेशन का देखिए दो टाइप होता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना, मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, है ना। तो होगा क्या इसमें, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला रेस्पिरेशन का टाइप होगा जो, वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला टाइप होगा, रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला टाइप होगा वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनर्जी का जो सिंथेसिस या एनर्जी का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो ओवरऑल हो कहाँ रहा है, सेल में। तो जिस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जिस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और जिस सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, वहाँ पे होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इनका नॉर्मल सा एक रिएक्शन आता है, ये देख लेते हैं। जिस वो सेल जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उसमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए होगा क्या, ग्लूकोज पहुँचा कहाँ, जैसे ये देखिए, ये सेल बनाते हैं हम, ठीक है, सेल, ये न्यूक्लियस, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पहुँचेंगे सेल में, तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पहुँचेंगे, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहुँचा साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगा, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगा, तो ग्लाइकोलिसिस से होगा क्या, यहाँ जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। मतलब कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पे बनेगा
पायरूवेट, ठीक है, बनेगा क्या, पायरूवेट। पायरूवेट क्या होगा, पायरूवेट होता क्या है, पायरूवेट कुछ नहीं, पायरूवेट बस ये होता है कि 3 कार्बन चेन होगा इसके पास, ठीक है। पायरूवेट क्या होगा, पायरूवेट के पास 3 कार्बन चेन होगा, मतलब अगर मैं इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दूँ बीच में, तो ये एक और ये एक, ये भी, ये क्या है, पायरूवेट, ये भी क्या है, पायरूवेट, ठीक है। तो ग्लूकोज का 6 कार्बन रिंग ब्रेक होकर के 3 कार्बन चेन बन जाएगा 2, वो भी इस कितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, 2, ठीक है। फिर ये पायरूवेट आपका, अब ये पायरूवेट आपका फर्दर जाएगा आगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, ये आगे आपके हायर क्लास में इसको पढ़ना है, बस आपको ये जानना है कि क्रेब्स साइकिल यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल वर्क करेगा और रिलीज़ होगा ओवरऑल रिलीज़ क्या होगा, एनर्जी प्लस वाटर प्लस CO2, यही CO2 हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस में CO2 को हम लोग क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। देखिए ब्रीदिंग में एक चीज़ और छूट रहा था, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में इनहेल ऑफ O2, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है। और एक्सहेल ऑफ CO2 इसको बोलेंगे एक्सपायरेशन, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, CO2 बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ये काम, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब वही दूसरा केस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा एनारोबिक का, ठीक। एनारोबिक में क्या होगा, एनारोबिक में भी सेम कंडीशन, ग्लूकोज 6 कार्बन चेन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में फिर से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक। अब फिर ये ब्रेक करेगा पायरूवेट, 3 कार्बन चेन, जिसका जो 2 नंबर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके, ठीक। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा इथेनॉल, क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल, फिर CO2 रिलीज होगा, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल का फॉर्मेशन है, ये जो इथेनॉल का फॉर्मेशन है, ये होता है किस में, यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट में होता है, ठीक। और आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि शुगर से अल्कोहल बनने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, आपने कभी इडली खाया होगा, घर पे बना होगा, तो फिर क्या किया जाता है, जो भी सब्सट्रैट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिक्सअप करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फर्दर वो जो मिक्सर था, ये जो मिक्सर था उसमें देखेंगे तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा, रिएक्शन के बाद वो किसी दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, है ना, वो किसी दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ फर्मेंटेशन की वजह से, ठीक है। तो यीस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो ईस्ट में प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फर्मेंटेशन की। शुगर के मॉलिक्यूल से लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है, अल्कोहल का बन रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका किस में इन्वॉल्व है, ये जो रिएक्शन आपका किस में इन्वॉल्व है, यीस्ट के एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल आपको मिल गया कि यीस्ट में जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें
फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल बनता है और CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपने कभी देखा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि CO2 एब्सेंट ही हो, सॉरी ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ठीक है, यह भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, तो उस टाइम क्या होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर डिमांड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर डिमांड है, और यहाँ पे इसकी डिमांड जो है प्रॉपर सप्लाई भी हो रही है, प्रॉपर सप्लाई भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे डिमांड है ही नहीं, ऑक्सीजन क्या है, टोटली एब्सेंट है। लेकिन अब एक केस ये भी बनता है कि जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है लेकिन इन लिमिट है, या फिर लिमिट से भी बहुत कम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे देख लीजिए, और ये केस बनेगा कब ये भी जान लेते हैं। देखिए, कभी हम लोग दौड़ रहे होते या फिर इस टाइम जिम का बहुत ही बड़ा क्रेज़ चला है, तो जो लोग फिटनेस का ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कभी आपने उनसे सुना होगा कि भाई मैं जब अब पुशअप कर रहा था तो मेरे मसल्स जो हैं क्रैम्प कर गए। मसल्स ये क्रैम्प किए कैसे, मसल्स ये क्रैम्प किए कैसे, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि वो जब बंदा जिम कर रहा है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो यही वाला प्रोसेस चल रहा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन वाला, कि हमको एनर्जी चाहिए। तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, कर्ब साइकिल, ये सब होता रहेगा, जिससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि ज़्यादा वर्क करने के चक्कर में हम लोग ऑक्सीजन क्या है बॉडी को कम सप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है बॉडी को कम सप्लाई कर पाते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखिए ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है चेन, मतलब ग्लूकोज का 6 कार्बन चेन बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, सेल में क्या करेगा, एंटर करेगा। यहाँ क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एंटर किया, ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर यहाँ पे फिर से 2 पायरुवेट बना, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्या हुई, लेस ऑक्सीजन अमाउंट। ठीक है, ऑक्सीजन के लेस अमाउंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मसल्स क्रैम्प होगा, जिससे क्या होगा कि मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ये एनर्जी बनने के बजाय क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसी लैक्टिक एसिड के जम जाने की वजह से बॉडी में क्या होगा, उस पर्टिकुलर मसल्स में मसल्स क्रैम्प होंगे, जिसके वजह से वहाँ का जो मसल्स है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिससे कि हम लोग को पेन फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाया, प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प किया और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इन दोनों में भी एनर्जी होगा, इन दोनों में भी एनर्जी बनेगा, लेकिन लेस देन द एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी। इसके कंपैरिजन में इसमें जो है, इसका जो एनर्जी का अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब इनका एक छोटा सा वो देख लेते हैं, ये रिएक्शन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस बस ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना और एनर्जी के अमाउंट में डिफरेंस है बस। ठीक है, एरोबिक और एनेरोबिक। ठीक है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है और इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस है। फिर दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एनर्जी जो है प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एनर्जी यहाँ पे बनता है ना, यहाँ पे एनर्जी जो बनता है, यहाँ पे एटीपी के पूरे 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है,
पूरे 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और कभी किसी एग्ज़ाम में आ जाता है तो, और किसी मतलब एग्ज़ाम में आता है और पूछ देता है कि टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ऑप्शन में 40, 38, 30, 32 दिया है तो आप 38 पे टिक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर 40, 36, 30 और 32 दिया है तो उस टाइम आप 36 पे टिक करोगे, ठीक है। देखिए ये दोनों आंसर सही हैं, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे क्या है, ठीक है। अगर दोनों दिया है तो आप मेनली क्या करोगे, 38 पे बनाओगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो 38 बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है, एनर्जी इज लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो इसके आउटपुट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में बस रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन देखा। रेस्पिरेशन में हमें इन्वॉल्व किया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मैंने बताया कि ऑक्सीजन का लेना इन्वायरमेंट से और CO2 का बॉडी से ऑक्सीजन में रिलीज़ करना ही क्या है, ब्रीदिंग है, ठीक है। ऑक्सीजन का इनटेक इंस्पायरेशन है और CO2 का बॉडी से रिलीज़ होना एक्सपायरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रेस्पिरेशन देखा। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का लेना, फिर उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होना माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद जो CO2 रिलीज़ होता है रिएक्शन के बाद, वो CO2 को बॉडी से रिलीज़ करना एनवायरनमेंट में, ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एरोबिक क्या होता है, एन क्या होता है। तो देखिए जिसमें ए बस इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें ए इन्वॉल्व है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और जिसमें ए के साथ एन इन्वॉल्व है, एन मतलब आप यहाँ पे एक बना लें, माइंडसेट बना लें कि एन मतलब नो, नो मतलब नो के बाद एरोबिक लग रहा है, तो इसका मतलब नो ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो इनमें हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल रिजल्ट बनता है हमारा एनर्जी, जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, वाटर और CO2 रिलीज होता है। लेकिन एनारोबिक के केस में क्या होता था, एनारोबिक के केस में यीस्ट के केस में क्या होता था, एथेनॉल बनता था, अल्कोहल बनता था फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। और मसल्स क्रैम्प जो होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रॉपर सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन का जितना डिमांड है बॉडी में उसके प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से क्या होता था कि वर्क करते टाइम हमको बॉडी में या फिर मसल्स में क्या फील करने को पड़ता था, क्रैम्प फील करने को पड़ता था, जो कि क्या बहुत ही पेनफुल होता है। तो उसमें क्या होता है, मसल्स क्रैम्प के दरमियान क्या होता है, उस टाइम हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और यीस्ट के केस में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई ना होने की वजह से बनेगा फाइनल प्रोडक्ट हमारा लैक्टिक एसिड, और एब्सेंस में बनेगा ऑक्सीजन के एथेनॉल, और प्रेजेंस रहेगा जब ऑक्सीजन तो हमारा क्या बनेगा, प्रॉपर अमाउंट एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगा, एटीपी के। और मैंने ये भी बताया कि एटीपी कैसे बनता है और एटीपी को हम लोग क्या करते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। आज के सेशन में बस इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तब तक के लिए धन्यवाद।